नमस्कार साथियों, इंडो जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और आगे धीरे धीरे इस मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, उससे हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, इसी पंक्ति के साथ में हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से मेरा आशय यह है कि सर्वप्रथम भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनियां आईं या कौन यूरोपीय सर्वप्रथम भारत में आए। तो आगमन का क्रम हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया में आए ना, वो हैं पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर आते हैं अंग्रेज़। ठीक, उसके बाद जो आते हैं डच। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज़, फिर पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज़, फिर डच, फिर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सबसे अंत में कौन सा यूरोपीय आए थे, तो वो थे फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में आए थे। ठीक, अभी ये जो आपको अस्तादुद इंडिया और ये सन दिख रही है ना, इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये इन लोगों की जो कंपनी थी ना, उनके नाम हैं और उनके स्थापना वर्ष हैं। ठीक है, इसको याद करने की बड़ा फेमस सी ट्रिक है जो सभी लोग जानते हैं, पुत्र अड़ा डैड फंसा। तो प से बन गया पुर्तगाली, ठीक है, अ से बन गया अंग्रेज़, ड से बन गया डच और ड से बन गया डेनिश और फंसा मतलब फ्रांसीसी। ठीक है, और ये जो डच है ना, ये नीदरलैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? नीदरलैंड। ये इस बात को आप याद रखना। डेनिश जो आए थे ना, वो डेनमार्क से आए थे। बाकी आपको तीनों पता ही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हैं भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र के निर्माण के क्रम में। ठीक है, तो देखिए, यूरोपीय कंपनियां आ तो पहले गई थी, लेकिन इंडिया में जो इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र या कोई फैक्ट्री की जो स्थापना की थी, उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। तो देखिए, अंतर ये है कि पुर्तगाली पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना की। ठीक है, पहली बार फैक्ट्री की स्थापना किसने करी? पुर्तगालियों ने। फिर डचों ने की, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, फिर डेन और फ्रांसीसी। ठीक है, इस सीरीज़ को आप ध्यान में रखें। इसमें बस अंतर यही है कि डच और अंग्रेज़ ऊपर और नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। देखिए, ये हैं भारत में यूरोपीय कंपनियां। अब क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है कि भारत में आगमन का क्रम, ये किसका है? भारत में आगमन का क्रम। और इस तरफ जो पूछा गया है, कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना का क्रम। क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को व्यवस्थित कीजिए, तो ये आगमन का क्रम है, ये वाला। ठीक है, सॉरी, और ये जो है कंपनी या फैक्ट्री की स्थापना का क्रम। ठीक, आगमन का क्रम मैंने आपको पढ़ा ही दिया, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज़, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, पुत्र अड़ा डैड फंसा, वही वाली ट्रिक। ठीक है, इधर आप वही ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अंतर ये है कि स्थापना पहले डचों ने कर दी थी, अंग्रेज़ों से पहले अपनी कंपनी की स्थापना इंडिया में डचों ने कर दी थी, अंग्रेज़ों ने बाद में कर दी, हालांकि वो पहले आ गए थे। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री की स्थापना करी थी 1503 में कोचीन में करी थी। कहाँ की थी? कोचीन में। और डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक, अंग्रेज़ों ने 1608 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, भारत में। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आगे हम टॉपिक में बता देंगे। ओनली इंडिया की बात करी जाए तो सूरत में। डेनिश 1620 में ट्रंकोवार एक तमिलनाडु में जगह है, वहाँ पर डेनिश ने अपनी 1620 में कंपनी की स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की। और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपने फैक्ट्री या कारखाना खोला। तो सबसे अंत में फ्रांसीसियों ने सूरत में खोला था। अब देखिए, 1503 1605 मतलब पुर्तगालियों का 100 सालों तक भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा था। किसी और कंपनी को इन लोगों ने यहाँ टिकने नहीं दिया, पुर्तगालियों ने। चलिए, अब देखिए, हम पुर्तगाली ले लेते हैं पहली।
पुर्तगाली क्योंकि सबसे पहले आए थे तो इनको ही पहले पढ़ लेते हैं। तो इनके आगमन का क्रम, इनके प्रमुख गवर्नर कौन थे, इनका योगदान क्या था और कुछ अन्य तथ्य। ठीक है, तो पहले मैं इनके आगमन का क्रम जान लेते हैं। आगमन के क्रम में देखते हैं, ये एक मैप है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये अफ्रीका का एरिया है। ठीक है, ये अफ्रीका का एरिया है, ये पूरा रीजन। ठीक, ये है अरब कंट्रीज़ और ये हमारा प्यारा सा इंडिया। यहाँ अरब सागर है ये। ठीक है, यहाँ से लाल सागर होते हुए ये भूमध्य सागर आ जाता है। तो भूमध्य सागर के द्वारा पहले एशिया के साथ में व्यापार होता था, मतलब पूर्व के साथ में यूरोप का व्यापार होता था। लेकिन हुआ क्या, 1453 में जो कुंस्तुनतुनिया है उस पर तुर्कों या इस्लाम का नियंत्रण हो जाता है। ठीक, जब इनका नियंत्रण हो जाता है तो भूमध्य सागर के द्वारा यूरोपीय कंट्रियों से जो व्यापार होता था वो बाधित हो जाता है। ये लोग उनको व्यापार नहीं करने देते। ठीक है, तुर्क। तो अब यूरोप में जो लोग थे उन्होंने नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया। जो वहाँ के शासक थे, राजा थे, उन्होंने नए मार्गों को खोजने के लिए लोगों को लगाया। इसी क्रम में एक वास्को डी गामा जी थे जो पुर्तगाल से, कहाँ से, पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल, यहाँ से आते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, वो ठीक हो गया। देखिए, अब जब पुर्तगाली, 1 मिनट, यहाँ से पुर्तगाल से वास्को डी गामा जी 1498 में अफ्रीका का ये चक्कर लगाया उन्होंने, केप ऑफ गुड होप होते हुए। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पहुँचते हैं कोचीन, इंडिया का तट है, पश्चिमी तट है कोचीन। कोचीन में पहुँचते हैं तो कोचीन का शासक एक राजा होता है जमोरिन। कौन होता है, जमोरिन होता है कोचीन में। हिंदू राजा होता है, वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और जब पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पहले से मौजूद थे अरब के व्यापारी। ठीक है, अरब कंट्रीज़ के, तो उनसे उनका सामना होता है, मतलब लड़ाइयाँ होती हैं। अब क्वेश्चन में आपको पहला तो पता है, पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, वो आया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में। वहीं क्वेश्चन अब चेंज करके पूछ रहे कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कब आया था, तो सन 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैब्रिल इंडिया में आया था। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी, आपको पहले मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों की। तो उसमें सबसे पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, इसको हम नीला पानी नीति और शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी आप ये समझिए कि जो पुर्तगाली जो कंपनी थी, तो भारत में जिसकी स्थापना की, तो उन कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आपको इंडिया में केवल व्यापार ही नहीं करना है, बल्कि हिंद महासागर से जो व्यापार होता है उसको भी आपको कंट्रोल करना है। तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी, सॉरी, अरब सागर के थ्रू जो समुद्र के द्वारा व्यापार होता है उसको भी आपको कंट्रोल करना है। अब दूसरा जो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने क्या किया कि जो पुर्तगाली युवक थे ना, उनको भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि फिर वो यहाँ पर अपना एक अच्छी तरह से कब्जा जमा सकें, इसके लिए इसने गोवा को कंट्रोल में लिया अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, तो वो था अल्बुकर्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुर्तगाली गवर्नर होता है नीनो डी कुन्हा। इसने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। राजधानी कोचीन में थी पहले इनकी, उसके बाद इन्होंने गोवा में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। 1534 ईस्वी में बसीन तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार इन्होंने किया। ठीक है, बसीन एवं दीव पर अधिकार नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में होता है। अब हम जान लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या था। तो एक तो ये थे, यहाँ पर ये तंबाकू की खेती करना सिखा गए। भाई अब तक केसर डल के आता है, क्या नाम है, गुटकों में,
और लाल मिर्च की खेती इन्होंने सिखाई थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा कदम था। स्थापत्य कला की गौथिक शैली का प्रचलन। स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला के स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भवन निर्माण की जो कला होती है ना, उसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। और उसमें गौथिक शैली में जो भवन निर्माण होते हैं, उस गौथिक शैली का भारत में प्रचलन जो है पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं जो जानने चाहिए। तो देखिए 1661 में एक ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन, इन दोनों की शादी हुई। ठीक है, इन दोनों की शादी होती है। तो जो पुर्तगाली थे वो लड़की वाले थे भाई, तो इन्होंने ब्रिटिश को मुंबई उपहार में दिया था। एक और जो है कार्टेज आर्मेडा पद्धति, पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा पद्धति को अपनाया। इसमें होता क्या था कि अगर आपको समुद्र से कोई भी अपना जहाज़ ले जाना है भारतीयों को, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो ये लोग जहाज़ को लूट लेते थे। कहा जाता है कि अकबर ने भी इन लोगों से अनुमति ली थी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं भाई डच। ठीक, तो डचों ने 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना की। 1602 में देखिए कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में ही हुई थी 1602 में। ठीक है, और 1787 में इनके बोर्ड का गठन हुआ था, कंपनी के बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ना, अगर क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण था, तो ये सरकार के नियंत्रण में थी। डच कंपनी पूरी जो नीदरलैंड था वहाँ की गवर्नमेंट के नियंत्रण में थी। इनका जो मुख्यालय था ना वो इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया के बाटविया। डचों का मुख्यालय कहाँ था? इंडोनेशिया में। 1595 से 96 में कार्नेलिस हाउटमैन ये प्रथम डच नागरिक था जो इंडिया में आया था। डचों ने अपना पहला जो कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था वो 1605 में खोला था। इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मसाला व्यापार की बजाय इन्होंने वस्त्र निर्यात पर अधिक बल दिया। पुर्तगालियों ने मसाले व्यापार को प्राथमिकता दी, इन लोगों ने किस पे दिया? वस्त्रों के निर्यात पर। 1759 में इनका बेदरा का युद्ध होता है। इनके मतलब अंग्रेज़ों और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जिसमें डचों की हार होती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 15 से 99 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। सन 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने कंपनी को 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक पूर्व में व्यापार का एकाधिकार दिया। मतलब ईस्ट से जो भी आप बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, उसमें आपको 15 सालों तक एकाधिकार दिया गया है। इस कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी पूर्व से व्यापार नहीं करेगी ब्रिटेन की। ठीक है, ये एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। 1609 में जेम्स प्रथम ने यह एकाधिकार अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। जेम्स प्रथम जो वहाँ का एक शासक था ना 1609 में, अब महारानी एलिजाबेथ तो हट गई, उसके बाद जेम्स प्रथम आए 1609 में। इन्होंने अनिश्चित काल तक के लिए ये जो एकाधिकार था ना 15 वर्ष का, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। मुगल शासक जहांगीर था, उसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया। भारत में प्रथम व्यापारिक बस्ती या फैक्ट्री की स्थापना 1608 ईस्वी में की इन्होंने। 1608 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री या बस्ती की स्थापना की। कहाँ पर की थी? 1608 में। इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कहाँ पर की थी। 1608 में सूरत में। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रथम बस्ती या फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में। अब इस बात को आप याद रखना, भारत में जो की गई थी, अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 सूरत में की थी, जबकि दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में 1611 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में। 1691 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा कंपनी को 30,000 वार्षिक के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति।
जॉब चरनोक ये गलत हो गया है। जॉब चरनोक ने कोलकाता की स्थापना की। कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉब चरनोक ने। कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। उसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चार्ल्स आयर थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कोलकाता में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आ जाते हैं डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 ईस्वी में डेनमार्क में इस कंपनी की स्थापना हुई। ट्रंकोवार तमिलनाडु में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1620 में करी इन्होंने, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अपने सभी केंद्र ब्रिटिश को बेचकर वापस चले गए। चले गए। ठीक है, इन्होंने अपने सारे केंद्र ब्रिटेन को बेच दिए, अंग्रेज़ों को बेच दिए कि हमारे बस की बात नहीं है, आप हमारे व्यापार को संभालिए, हम जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे अंत में जो आते हैं फ्रांसीसी आते हैं। तो इसकी कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसियों कंपनी का नाम कंपनी देश इंडस ओरिएंटोल्स। अब ये देश लिखा है ना, ये गलत नहीं है, बल्कि ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में ही कुछ लिखा होता है ऐसे। तो कंपनी देश इंडस ओरिएंटोल्स। ठीक, 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में वित्त मंत्री कोलबर्ट। अब ये दो नाम याद रखिए, लुई 14वें और वित्त मंत्री कोलबर्ट। इन दोनों ने इसकी स्थापना की। लुई 14वें राजा था और वित्त मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट के सहयोग से इस कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फिर 1668 में सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना करते हैं अपनी। 1669 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नगर की स्थापना की। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में आता है। डुप्ले बड़ा ही महत्वाकांक्षी गवर्नर था। ठीक है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में सहायक संधि प्रथा को पहली बार स्थापित करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। किसको जाता है? डुप्ले को। ठीक, आगे देखिए, देखते हैं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। इसका कारण ये था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, मतलब यूरोप में एक जगह पड़ती है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है, उसकी जो लड़ाई की लपटें थी, आग की लपटें थी, वो इंडिया तक भी आई। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी ऑक्सला शैपेल की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, संधि ऑक्सला शैपेल की संधि। इसके बारे में डीप से मत जानिए क्योंकि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749। ठीक, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था ना, डुप्ले एवं क्लाइव। अब जो डुप्ले ने सहायक संधि की जो एक हल्की सी झलक यहाँ दिखाई थी, वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब एवं मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया। फ्रांसीसियों के साइड में कौन थे? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये 2 लोग थे। अंग्रेजों ने नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन, कर्नाटक नवाब था, उसको साथ दिया। क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी में अर्काट का घेरा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्काट का घेरा किस कर्नाटक युद्ध में डाला गया था, ये पूछा जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किसने डाला था? क्लाइव ने। किसने डाला था? क्लाइव ने। इसमें अंबूर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने क्या किया? अनवरुद्दीन जो था, जो कि अंग्रेजों ने जिसको सपोर्ट किया था, उसकी हत्या कर दी। और इधर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने जिसको सपोर्ट किया, चंदा साहब, उसको मार दिया। ठीक, अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने, चंदा साहब को मार के। फ्रांसीसियों की हार हो गई इसमें। किसकी हार हुई? फ्रांसीसियों की। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच हुए सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को समर्थन दिया। जब फ्रांस ऑस्ट्रिया को समर्थन कर रहा है तो फ्रांस और अंग्रेज़ भारत में भी हैं,
तो यहाँ भी लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध के तहत, और इसमें पेरिस की संधि होती है। किसकी संधि होती है? पेरिस की संधि। ये पेरिस की संधि, इधर प्रथम कर्नाटक में ओक्सला चपेल की संधि। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। और इसी के साथ आज के इस टॉपिक की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।